हेलो क्लास 11। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और ये सेशन चल रहा है हमारा 2025 और 2026 का बच्चों। तो आज की इस क्लास में सप्लाई का जो हमने इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई स्टार्ट किया था उसका ये लेक्चर नंबर 8 है। तो आज की इस क्लास में जो बच्चे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है बेटा आप लेक्चर नंबर 1 से ही हमारे इस लेक्चर को देखें बेटा। लास्ट लेक्चर में हमने इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ा था। इलास्टिसिटी सप्लाई क्या होता है वो हमने देखा था और उसके डिग्रीज क्या होते हैं ये भी हमने अच्छे से समझने की कोशिश की थी। आई होप मैं आपको उसके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर पाया हूंगा। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप हमसे जो है कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं और नहीं तो व्हाट्सएप के जरिए हमारे साथ जुड़कर भी अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं बेटा। तो आज की इस क्लास के अंदर एक छोटा सा टॉपिक और लेकर आया हूं, उसे भी क्लियर करेंगे बच्चों। और अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा तो एज यूजुअल आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं बेटा। और अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो बेटा प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको क्लास कैसी लग रही है, आपको पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, या आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो वो भी आप हमें दे सकते हो बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हो। लास्ट तक जरूर देखना। ऐसा नहीं है कि बीच में अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आप वीडियो को स्टॉप कर दें या स्किप करके आगे बढ़ जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। वीडियो पूरा देखना है। आई एम डैम श्योर आपके सारे डाउट मैं क्लियर करने वाला हूं। तो देखो बेटा इसमें एक चीज लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को बेटा। सॉरी सप्लाई पढ़ रहे हैं, सॉरी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को। आप कैसे कह सकते हैं कि ये वाली डिग्री जो है इस पर्टिकुलर केस के लिए बिल्कुल सुटेबल है? इज दैट क्लियर? तो वो हमें ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं। ऐसे फैक्टर्स क्या होंगे बेटा, तो उसके ऊपर बात करते हैं। तो पहला है नेचर ऑफ द कमोडिटी। क्या है बेटा? नेचर ऑफ द कमोडिटी। इज दैट क्लियर बेटा? तो नेचर ऑफ द कमोडिटी में कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हो सकता है? तो नेचर ऑफ द कमोडिटी समझने से पहले समझते हैं कि मार्केट में कितने प्रकार की कमोडिटीज होती हैं बेटा। तो देखो जनरली गुड्स को दो तरीके से देखा जाता है। एक होता है ड्यूरेबल गुड्स। क्या होता है बच्चे? ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है। और एक होता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ओके, अब आपको कंफ्यूजन है सर दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों होते क्या है, ये किस प्रकार के गुड्स होते हैं? तो देखो बेटा ड्यूरेबल गुड्स हम उन गुड्स को कहेंगे जिसको आप जो है बार बार यूज कर सकते हो। क्या कर सकते हो बेटा? जिसको आप बार बार यूज कर सकते हो, लंबे समय तक यूज कर सकते हो। इज दैट क्लियर? आपको हर बार यूज करने के लिए नए प्रोडक्ट की जरूरत नहीं होती है। उसी प्रोडक्ट को आप जो है बार बार यूज कर सकते हो और काफी लंबे समय तक यूज कर सकते हो। ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स बोलते हैं। अब कुछ एग्जांपल दो सर, तभी और अच्छे से क्लियर होगा बेटा। तो ड्यूरेबल गुड्स के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल बाइक या आप कार खरीदते हैं बेटा। तो एक बात बताओ, आज आपने कोई नई बाइक खरीदी है, ठीक है ना, आज आपने उसको चलाया है, तो कल तक वो घिस कर खत्म थोड़ी हो जाएगी, नहीं ना। आप अगले दिन भी उसको इस्तेमाल कर सकते हो, उसके अगले दिन भी इस्तेमाल कर सकते हो, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 10 साल, 20 साल, आप जब तक उसको अच्छे से मेंटेन कर सकते हो जब तक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऐसे गुड्स जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, जिसको एक बार यूज करने के बाद उसकी आइडेंटिटी खत्म नहीं होती है, ऐसे गुड्स को हम ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? तो जितने भी ड्यूरेबल गुड्स हैं उनमें क्या होता है, उनमें एक चीज ये होती है कि वो हाईली इलास्टिसिटी होते हैं बेटा। क्या होते हैं बेटा? वो हाईली इलास्टिसिटी होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है लंबे समय तक हम इसको ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं बेटा? इस्तेमाल करते हैं। ये ग्रेटर देन दैट ऑफ परसेंटाइज पेरिशेबल गुड्स होते हैं बेटा, ठीक है ना। अब पेरिशेबल बोल दो चाहे नॉन पेरिशेबल, तो आगे आपका नॉन ड्यूरेबल गुड्स। अब नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं बेटा? नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स जिसको यूज करते हैं उसकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। अब अगर हमें दोबारा से उस गुड्स को यूज करना है तो हमें नया ही बाय करना पड़ेगा बेटा। तो ऐसे गुड्स को हम नॉन ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। सर इसके लिए एग्जांपल, इसके लिए कोई से भी एग्जांपल ले लो। कंजप्शन वाले गुड्स जैसे आप खाने पीने का आइटम जो आप यूज करते हो, चाहे आइसक्रीम्स हो आपकी, चाहे बर्गर आप खा रहे हो, चाहे आप अपनी बाइक के अंदर पेट्रोल यूज कर रहे हो, कार में डीजल यूज कर रहे हो, ये वो गुड्स है जिनको एक बार यूज करने के बाद ये खत्म हो जाते हैं, फिर हमें नया ही परचेस करना पड़ता है। तो ऐसे गुड्स को हम क्या बोलेंगे? नॉन ड्यूरेबल गुड्स बोलेंगे। और इसमें क्या रहता है बेटा? ये लेस इलास्टिसिटी रहता है बेटा। क्या रहता है बेटा? लेस इलास्टिसिटी ये
रहता है बेटा। इज दैट क्लियर? तो ये था हमारा पहला फैक्टर्स, आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा। दूसरा फैक्टर है टाइम पीरियड। क्या है बेटा? दूसरा फैक्टर इज टाइम पीरियड। इज दैट क्लियर? टाइम पीरियड क्या होता है बेटा? तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई टेंड्स टू बी ग्रेटर इन लॉन्ग रन, मतलब जो लंबे समय तक बना रहता है या लॉन्ग रन में यूज होता रहता है, ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हाईली इलास्टिसिटी होते हैं या ग्रेटर होते हैं। इज दैट क्लियर? इनकी इलास्टिसिटी जो होती है वो ग्रेटर होती है। मैंने आपको पहले बताया हुआ बेटा, इलास्टिसिटी का जो भी आंसर आएगा उसे आपको 1 से कंपेयर करना है। अब अगर इलास्टिसिटी का आंसर जो है 1 से ज्यादा है तो ES ग्रेटर देन 1 कहलाएगा। इज दैट क्लियर? और अगर छोटा है तो ES स्मॉलर देन 1 कहलाएगा बेटा। इसलिए जो यहां पर मैं टर्म या वर्ड यूज कर रहा हूं वो मैं यूज कर रहा हूं किस चीज का? ग्रेटर और स्मॉलर। तो लॉन्ग रन के लिए क्या होता है बेटा? ग्रेटर हो जाता है, और अगर शॉर्ट रन के लिए मैं बात करूं तो वो स्मॉलर हो जाता है बेटा। क्या हो जाता है बच्चे? स्मॉलर हो जाता है। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही बात समझ में? नेक्स्ट है बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या है बेटा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इज दैट क्लियर? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या होता है कि इफ यूनिट कॉस्ट राइजेस रैपिडली एज आउटपुट राइजेस, इन द केस सप्लाई विल बी टेंड्स टू बी रेदर इन इलास्टिक। क्या रहता है बेटा? अगर बार बार में कॉस्टिंग में चेंजेस आते हैं, किसमें चेंजेस आते हैं बेटा? बार बार में जो है चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है ना, इस वजह से क्या हो रहा है? इन इलास्टिक हो रहा है। तो इन इलास्टिक मतलब क्या हो गया बेटा? यहां पर इन इलास्टिक सर यहां पर मतलब हो जाता है लेस, स्मॉलर, ये वाली सिचुएशन है ना। क्योंकि बेटा क्या है ना, अगर बार बार में कॉस्टिंग में चेंजेस आएगा ना तो उससे क्या होता है, एक मार्जिन या प्रॉफिट कमाने की जो कैलकुलेशन है ना बिजनेसमैन की, वो खराब होती है। तो वो क्या करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट से बचते हैं। क्या इसमें तो कॉस्टिंग फिक्स ही नहीं रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, उस वजह से हमारा मार्जिन सेट नहीं हो पाता है। तो ऐसे प्रोडक्ट से कस्टमर जो सप्लायर होते हैं वो बचते हैं। तो इसलिए ये लेस इलास्टिसिटी या फिर इन इलास्टिसिटी को बोलते हैं। और जिसके अंदर क्या होता है बेटा, जो कॉस्ट है वो धीरे धीरे बढ़ती है, जो कॉस्ट है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती है, तो ऐसे में उसे हम बोलेंगे हाईली या ग्रेटर इलास्टिसिटी। क्योंकि उसमें धीरे धीरे रैपिडली तो चेंज नहीं हो रहा, फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं हो रहा। अगर फ्रीक्वेंटली मतलब एकदम से चेंजेस हो रहा है, चेंजेस मतलब इंक्रीज हो रहा है, चेंजेस मतलब अगर इंक्रीज हो रहा है, कॉस्टिंग अगर बिल्कुल फ्रीक्वेंटली इंक्रीज होती चली जा रही है, तो सप्लायर क्या करेगा, ऐसे प्रोडक्ट को बनाने में बचेगा। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा या इनइलास्टिक अपन बोल सकते हैं। बट अगर कोई प्रोडक्ट वो बनाता है, उसकी कॉस्टिंग अगर धीरे धीरे इंक्रीज होती है ना, तो ऐसे प्रोडक्ट को जरूर बनाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें मार्जिन सेट हो सकता है। इज दैट क्लियर बेटा? तो वहां पर वो ग्रेटर रहेगा और इस सिचुएशन में क्या रहेगा बेटा, स्मॉलर रहेगा। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये चीज है बेटा कि ऐसे 3 फैक्टर्स हैं जो एक इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को अफेक्ट करते हैं बेटा। क्या करते हैं बेटा? अफेक्ट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी को। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही बात समझ में? अब अगले जो अपन क्लास है उसमें समझेंगे, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, और वहां मैं आपको समझाऊंगा एक परसेंटेज मेथड से इलास्टिसिटी का, ठीक है ना, ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या रहेगा, चेंज इन सप्लाई डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस इनटू P/Q। ये पूरा फॉर्मूला मैं समझाऊंगा आप लोगों को, और उसके बाद में इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे। आई होप आज की इस क्लास में मैं आप सभी का जो डाउट है, जो कॉन्सेप्ट मैंने आज समझाया, वो अच्छे से आपको समझ में आया होगा बेटा। ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने लिया, मुझे लगा आपको फैक्टर्स के बारे में बताना चाहिए, कि चीजों के बारे में बताना चाहिए कि किस किस चीजों से और किस रीजन से इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है अफेक्ट होती है। तो मैंने 3 चीजें इसमें ली बेटा। आई होप मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाया होगा बेटा। फिर भी अगर कोई डाउट आप लोगों को रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप के जरिए भी आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं बेटा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी बेटा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, साथ ही साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, खुद भी लाइक करना, अपने दोस्तों से भी लाइक करवाना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।